नमस्कार मित्रों, सभी दोस्तों को उनके भावी एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। प्यारे साथियों, हम लोग उत्तर वैदिक काल का आज प्रारंभ करेंगे। पिछली क्लास में हमने ऋग वैदिक काल पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है उत्तर वैदिक काल। मेरे साथ जुड़े हुए देश के भिन्न भिन्न कोनों के मेरे साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके दोस्तों, बिना समय खराब किए यस, और हाँ, आज योग दिवस है। मैं सभी मेरे साथियों से ये जरूर कहना चाहूँगा कि इस योग दिवस के अवसर पर जीवन में आज आप प्रतिदिन 2-3 मिनट का योग जरूर शुरू करें। 5 मिनट का योग कर लें तो बहुत है, लेकिन 5 मिनट ना दे पाए तो 3-4 मिनट का योग भी कर पाए तो ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा, हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं आज उत्तर वैदिक काल के, और कोशिश करेंगे अपन कि ये आज कल और परसों 3 दिन में ये पूरा हो जाए, 3 क्लासों में पूरा हो जाए। और इसके बाद हम अगला चैप्टर जो लेंगे वो या तो 16 महाजनपद या फिर जैन धर्म और बौद्ध धर्म के रूप में। ओके, तो सभी सारे जो शिक्षक हैं, जो भावी शिक्षक हैं, भावी प्रशासक हैं, भावी पटवारी हैं, भावी, और हाँ, मेरे से बहुत सारे विद्यार्थी मेरे को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स में अक्सर पढ़ता हूँ, तो वहाँ से कमेंट्स प्राप्त होते हैं कि क्या सर ये जूनियर जो सुपरटेट जूनियर लेवल उसके लिए क्लास सही है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जहाँ पर इतिहास का सिलेबस है, वो इतिहास का सिलेबस जहाँ भी है वहाँ पर ये क्लास, जहाँ जीके में हिस्ट्री है वहाँ ये क्लास मोर देन सफिशिएंट है। और हाँ, जिन लोगों के ऑप्शनल है हिस्ट्री, वैकल्पिक विषय है हिस्ट्री, वहाँ पर भी, जैसे कि व्याख्याता की तैयारी करने वाले सारे विद्यार्थी, व्याख्याता तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो भी अपने आप को जांच लें, एक बार देख लें, उनको भी पता लग जाएगा कि उनकी ज़मीन के नीचे उनके पैरों के नीचे ज़मीन कितनी कठोर है। एक बार जानेंगे, पढ़ेंगे तो समझेंगे तो पता लगेगा कि कुछ ऐसा नयापन है, इस तरह की समझ है जो कि उनके बहुत फायदेमंद होने वाली है। चलिए बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। कौन से काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है दोस्तों? जो 3 वेद हैं, 3 वेद में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वा वेद के समय को, इनके साथ साथ ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों के रचना काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। को क्या कहा जाता है? उत्तर वैदिक काल। इसका जो समय है ये 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक माना जाता है। लेकिन आप ध्यान रखें, किसी भी नई एक परिवर्तन का उत्थान और पतन एक साथ नहीं होता। कई बार इसमें 100 का अंतर आ जाता है, 100 वर्ष का, 50 वर्ष का, 150 वर्ष का अंतर आ जाता है। इसलिए कुछ लक्षण लास्ट में इसके 500 ईसा पूर्व तक चलते हैं। ठीक है मेरे सारे दोस्त जो कि गुड मॉर्निंग, और इनके साथ साथ बहुत सारे जो दोस्त हैं वो अपनी सुबह का अभिवादन कर रहे हैं, तो उन सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। ओके दोस्तों, चलिएगा, यस, चलिए ठीक। हम बात करें तो यहाँ से सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कि अक्सर आप लोगों का तैयार नहीं होता, और वो क्वेश्चन क्या है? उत्तर वैदिक कालीन जो सभ्यता है उसके प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? उत्खनन से, किस उत्खनन से हमें ये स्पष्ट होता है? तो उत्खनन जो स्रोत हैं उनसे हमें पता लगता है, और वही स्रोत प्रमाणिक माने जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर आख्यान है, लिखा इनको गया नहीं था, रचना हुई थी, इसलिए समय के साथ इनमें परिवर्तन आता गया। इसलिए इस वैदिक साहित्य के इस अगले हिस्से को, जिसको हम उत्तर वैदिक साहित्य कहते हैं, इसकी जब तक
उत्खनन के प्रमाणों से पुष्टि नहीं होती तब तक इस पर विश्वास करना असंभव है, इसलिए 100% विश्वसनीय नहीं है। तो उत्खनित सामग्री से क्या क्या प्राप्त होता है, तो उत्खनित स्रोतों में अपन दो की बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे मृद भांड की, क्योंकि ये पिछले एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, और दूसरी एक नवीन धातु लोहे की। लोहा सबसे पहले इसी कालखंड में प्राप्त हुआ। दोनों की बात करनी बेहद जरूरी है। वर्तमान समय में इन मृद भांड से और लोहे की प्राप्ति से संबंधित क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। यस, थैंक यू विमला जी, आपका भतीजा आपको के साथ पढ़ रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिएगा, और हाँ, बागोली वाले मेरे जो साथीगण हैं उनको भी मेरा ढेर सारा नमस्कार। मेरे गांव के पास से जुड़े हुए हैं, थोड़ी बात करेंगे थोड़ी देर बाद। उत्खनन स्रोत जो मृदभांड और लोहे के संबंध में उल्लेखित है, सबसे पहले बात करते हैं। क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं, उत्तर वैदिक काल के मृदभांड कितनी प्रकार के पाए गए? 1, 2, 3 और 4। फटाफट बता सकते हैं, फटाफट बता सकते हैं। क्वेश्चन है मेरा, उत्तर वैदिक कालीन मृदभांड, उत्तर वैदिक कालीन मृदभांड कितने प्रकार के पाए गए हैं? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। अभी तक आया नहीं है? चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों, उत्तर आया नहीं है, बहुत बढ़िया। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक उत्तर है निकिता जोशी का 2 और तारा शर्मा का 1, वनपाल का, इनका कौन का, किसी का 2 आया, किसी का 3 आया है, किसी का 2 आया, किसी का 3 आया, किसी का 2 आया, किसी का 3 आया, एक का 4 आया। और भाई साहब 4 वाले जो है ना राठौड़ है कोई, बस इतना ही पढ़ पाया मैं तो, है गए मैसेज मनोज या ऐसा कुछ, एम राठौड़ है साहब। और इनके सिवा और बाकी देखो कितने प्यारे बच्चे भी हैं जो कह रहे हैं कि नहीं पढ़ा हमने गुरुजी इसलिए नहीं बता सकते। कोई बात नहीं, नहीं बता सकते तो नहीं बता सकते। तो जाहिर सी बात है आप लोग समझ चुके हैं मैं कहना क्या चाहता हूं। 4 प्रकार के मृदभांड हैं, यही तो मैं कह रहा हूं ना, बहुत कुछ पीछे छुप गया। आज तक हमने पढ़ा तो उसमें क्या छपा है, क्या छिपा है, इनकी बात हमें करनी होती है। तो 4 प्रकार के मृदभांड मेरे साथ फटाफट पढ़ लीजिएगा। सबसे पहला मैंने बताया, देखो काले रंग का मैंने पहले पेन काम में लिया, काले के साथ साथ फिर मैंने लाल रंग का पेन काम में लिया है, काले लाल, फिर मैं ब्लू को ले लेता हूं, ये मृदभांड को शो करेगा। काले लाल मृदभांड, काले लाल मृदभांड, ये पहले प्रकार के मृदभांड जो कि उत्तर वैदिक काल के प्रारंभ में पाए जाते हैं। ध्यान से सुनेगा क्योंकि ये उत्तर हड़प्पाई लोगों के द्वारा, उत्तर हड़प्पा कालीन लोगों के द्वारा या उत्तर हड़प्पाई लोगों के द्वारा ऑब्लिक गैर आर्य लोगों के द्वारा, गैर आर्य लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे, लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे, के द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे, लिखने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुन लीजिएगा। ऋग्वेद काल में आर्यों का भौगोलिक प्रदेश सप्त सैंधव प्रदेश है, क्लियर। लास्ट सीमा सरस्वती और द्रस्वती नदी है, क्लियर। यमुना और गंगा दूर के प्रदेशों के क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त हुआ, क्लियर। अब ये आगे बढ़ेंगे गंगा यमुना दोआब की तरफ। जब ये गंगा यमुना दोआब और पूर्वी राजस्थान की तरफ बढ़ेंगे तो इनका सामना होगा उन लोगों से जो कि हड़प्पा सभ्यता के तो नहीं है लेकिन यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, और उन लोगों के द्वारा जो कि बेचारे किसी तरह अपना जीवन यापन आदि काल से कर रहे थे। इनके साथ इन आर्यों का अब उत्तर वेद काल में सामना होगा। और जो पहले से यहाँ पर रह रहे जो लोग थे उनके मृदभांड काले लाल मृदभांड थे, जिनके लिए मैंने आगे लिखा ये उत्तर हड़प्पाई लोगों के द्वारा या गैर आर्य लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे, क्लियर। जो भी बात है मैंने एनसीईआरटी से और दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा प्रकाशित हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक झा श्रीमाली और इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा लिखे गए जो सीरीज हैं प्राचीन भारत की, जो 7 सीरीज प्राप्त होती है, उनके माध्यम से मैंने ये मैटर प्राप्त किया था। सोम की
सुव्यवस्थित अध्ययन के लिए, उसी के आधार पर आपको ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं। चलिएगा, ओके। यस, तो सुनीता जी आप अबोहर पंजाब से हैं। मेरे बहुत सारे साथी बिहार से जुड़े हुए हैं, मुंगेर से जुड़े हुए हैं, और साथ साथ कुछ साथी महाराष्ट्र से भी जुड़े हुए हैं। राजस्थान और हरियाणा के तो खैर कहना ही क्या, इनकी तो बात ही नहीं है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो अपना घर है, वहाँ की तो बात ही क्या, बात यही है और यही बात हम करेंगे। यस, मोहन जी और निकिता जी जो कह रहे हैं कि रोशनी बनकर आए जिंदगी में, ऐसे गुरु को प्रणाम करता हूँ, जमीन से आसमान तक पहुँचाने का जो हुनर रखें, ऐसे शिक्षक को मैं दिल से सम्मान करता हूँ। बहुत बढ़िया, ओके दोस्तों। काले लाल मर्दभांड के बाद दूसरे नंबर पे जो मर्दभांड है, दूसरे नंबर के जो मर्दभांड जिनको आर्यों ने इस्तेमाल किया वे हैं लाल मर्दभांड। लाल मृदभांड, बात को समझ लेना, समझना बहुत बड़ी बात है। ये सर्वाधिक प्रयुक्त मर्दभांड जो सामान्य आर्यों के द्वारा, सामान्य जनता द्वारा प्रयुक्त किए जाते थे, तीसरा दोस्तों चित्रित धूसर मर्दभांड। धूसर मर्दभांड ये इस काल की विशिष्टता है। उत्तर वेद काल की विशेषता यही है, उत्तर वैदिक काल की विशेषता यही है। इन्हीं के कारण उत्तर वैदिक काल को विशेष माना जाता है। ये उच्च वर्गों के द्वारा प्रयुक्त किए जाते थे, और इनमें सबसे ज्यादा थालियां मिली हैं, खाना खाने वाली थालियां डिजाइनदार, चित्रित, और हाँ दाल खाने के लिए कटोरे भी मिले, थाली और कटोरे मिले। और इनका जो कलर है ना दोस्तों, ये ब्राउन कलर है, भूरे रंग के हैं, ठीक। लेकिन याद रखें, ये वे मर्दभांड हैं जिनके कारण हड़प्पा सभ्यता को सबसे ज्यादा माना जाता है, ये वे मर्दभांड हैं जिनके कारण उत्तर वैदिक काल को सबसे ज्यादा जाना जाता है, सबसे ज्यादा माना जाता है, चित्रित दूसर मर्दभांड। इनके साथ साथ क्या क्या मिलता है, इनके साथ साथ दोस्तों हमें क्या क्या मिलता है, इन्हीं के साथ लोहे की प्राप्ति हुई है, इन्हीं के साथ लोहे की प्राप्ति हुई है, और इन्हीं के साथ कांच की प्राप्ति हुई है, इन्हीं के साथ कांच की प्राप्ति, कांच की वस्तुएं, और ज्यादा उनमें कांच की चूड़ियां की प्राप्ति भी हुई है। तो कांच की जो प्राप्ति हुई वो इनके ही साथ हुई है। क्लियर? हाँ, बात करेंगे कहां से मिले, वो भी बात करेंगे। तो इन्हीं के साथ लोहे की प्राप्ति हुई, इन्हीं के साथ कांच की या चूड़ियों की प्राप्ति हुई। क्लियर? ओके, क्लियर? यहां मुख्यतः थाली और कटोरे हैं, ये जरूर आप याद रख लेना। इस काल की विशेषता भी यही है। और चित्रित दूसर मर्दभांड सर्वाधिक कहां से प्राप्त हुए, एक जगह है भगवानपुरा हरियाणा। कहां से प्राप्त हुए हैं? भगवानपुरा हरियाणा। तो मैं इसको यहां लिख दूं। ओके दोस्तों, भगवानपुरा हरियाणा से प्राप्त हुए हैं सर्वाधिक, एक जो स्थान है हरियाणा से प्राप्त हुए हैं। टोटल भारत में 700 स्थानों से प्राप्त हो चुके हैं। 700 स्थान खोजे जा चुके हैं जहां से ये बर्तन प्राप्त हुए हैं, खोजे गए। उत्खनन बहुत ज्यादा का नहीं हुआ, लेकिन कितने स्थान खोज लिए गए? 700 स्थान भारत में। ये आंकड़ा लगभग 700 से ऊपर जा चुका है। तो 700 स्थान खोजे गए, लेकिन फिर भी अभी एनसीईआरटी में 700 लिखा हुआ है, इसलिए हम 700 बोलेंगे। क्लियर? दोबारा सुन लीजिएगा बात को, क्योंकि हमें प्रमाण चाहिए होता है। बहुत सारे साहित्यिक जो बातें हैं वो हमारे एग्जाम में नहीं पूछी जाती। दोबारा सुन लीजिएगा, मैं एक बार पुनः क्लियर करूंगा। चलिए,
क्योंकि कुछ नयापन आपको मिलेगा, चाहे किसी ने कितनी भी तैयारी कर रखी हो। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं, हम उसको किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, ये जानने का। ओके, उत्तर वैदिक काल जिसका अमूमन समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, लेकिन इसके साथ मैंने पहले ही बताया था, बता रहा हूं, पूरी तरह से क्लियर नहीं है, क्योंकि अचानक 1000 होते ही ऋग्वेद काल समाप्त हो गया होगा और उत्तर वेद काल शुरू हो गया होगा, नहीं। 100-150 वर्ष तक का इसमें वेरिएशन रहता है। ये एक मोटा मोटा अनुमान है, ठीक है। ओके ओके दोस्तों, दूसरी बात, उत्तर वेद काल किसको कहते हैं? उत्तर वेद काल वह सभ्यता और संस्कृति का काल है जिसकी अभिव्यक्ति 3 वेदों में, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में हुई। इनके साथ साथ इसकी अभिव्यक्ति ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यक ग्रंथों में और उपनिषद ग्रंथों में हुई। इस काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। क्लियर? उत्तर वेद काल के इस साहित्य के साथ साथ, साहित्य की बात तो हमने कर ली, इस साहित्य में जो लिखा गया उसकी पुष्टि उत्खनित सामग्री से होती है। उत्खनित सामग्री को 2 भागों में बांटते हैं, मृदभांड और लौह। मृदभांड 4 प्रकार के प्राप्त होते हैं। सबसे पहले काले लाल मृदभांड, जो इस समय इस्तेमाल तो किए जाते थे, लेकिन इस्तेमाल करने वाले लोग आर्यन नहीं थे। कौन थे? आर्यन नहीं थे, बल्कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो लोग भारत में रह रहे थे मूल निवासियों के रूप में, और हड़प्पा लोग जो हड़प्पा के क्षेत्र को, सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों को छोड़ करके भारत में आगे आ गए थे, जिनको हमने, यदि किसी ने लेक्चरर की तैयारी की है, व्याख्याता की तैयारी की है, कॉलेज व्याख्याता की तैयारी की, उनको पता है। हम उन्हें ताम्र पाषाणिक सभ्यताओं के रूप में जानते हैं, हमने उनको गणेश्वर सभ्यता के रूप में जाना है, हमने उनको आहड़ सभ्यता के रूप में जाना, हमने उसको मालवा संस्कृति, कायथा संस्कृति, जोरवे संस्कृति, इनाम गांव संस्कृति के रूप में जाना। मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति के लोग रह रहे हैं, उन संस्कृति के लोगों के द्वारा काले लाल मृदभांड का प्रयोग किया जाता था। जब आर्य, ऋग्वेदिक आर्य सप्त सिंधु प्रदेश से आगे बढ़ते हैं गंगा दोआब की तरफ, तो उनको जगह जगह इन लोगों से सामना होता है। अतः ये लोग इन आर्यों के साथ साथ रह रहे थे, आर्यों के द्वारा पराजित कर दिए गए और फिर दासों के रूप में इनको शामिल कर लिया गया। दूसरे मृदभांड है लाल मृदभांड। लाल मृदभांड आर्यों की सामान्य जनता, किसानों के द्वारा, शिल्पकारों के द्वारा प्रयोग किए जाते थे, यानी ये विशिष्ट वर्ग के द्वारा इस्तेमाल नहीं किए जाते थे। यस, और साथ में लाल मृदभांड जो कि सर्वाधिक प्रचलित ये है, ध्यान रखना, सामान्य जनता इनका इस्तेमाल करती है। फिर तीसरा चित्रित दूसर मृदभांड, ध्यान दें, ये मृदभांड सर्वाधिक नहीं है, फिर भी उत्तर वैदिक काल की विशेषता कौन से मृदभांड है, क्वेश्चन आ जाए, उत्तर वैदिक काल की विशेषता वाले मृदभांड, तो मृदभांड चित्रित दूसर मृदभांड हो सकता है। मेरे दोस्तों, चित्रित दूसर मृदभांड ना देकर PGW दे दे तो आप पीछे मत हटना। PGW का अर्थ है पेंटेड ग्रेवेयर। पेंटेड को हिंदी में कहते हैं चित्रित, ग्रे को कहते हैं धूसर और वेयर को कहते हैं मृदभांड। तो पेंटेड ग्रेवेयर, क्या मैं लिखूं? जरूरत नहीं, इतने आप समझदार हैं। PGW ही नहीं कहते हैं। और यही उत्तर वेद काल की विशेषता है, क्योंकि उत्तर वेद काल में जो विशिष्ट वर्ग होता था, उच्च वर्ग जो होता था, उस वर्ग के द्वारा इनको इस्तेमाल किया जाता था। बड़े प्यारे चित्र बने हैं इन पर, विलासिता की वस्तु थी ये। जहां जहां ये मिले वहां वहां लोहा भी मिला, जहां जहां PGW चित्रित दूसर मृदभांड मिले वहां वहां लोहा भी मिला। मुख्य चित्रित दूसर मृदभांड थाली और कटोरों के रूप में है। खाना खाने की थाली और दाल और सब्जी और राब पीने के लिए, दूध पीने के लिए कटोरा, इनके ऊपर भूरे रंग का पेंट करके, भूरे रंग से इनको पेंट करके
फिर इन पर चित्रकारी की गई, बड़ी सुंदर चित्रकारी है। ओके दोस्तों, इनके साथ साथ कांच की चूड़ियां, एनसीईआरटी के उल्लेख के अनुसार कह रहा हूं मैं, कांच की चूड़ियां, कांच की वस्तुएं और कांच की चूड़ियां जिनमें ज्यादातर चूड़ियों की भरमार है भी मिली है। भारत में पीजीडब्ल्यू के जो स्थान है 700 लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन 700 से अधिक प्राप्त हुए हैं। आप 700 याद रखें। ओके ओके दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़िएगा। चौथे जो मृदभांड है, चौथे मृदभांड उनकी बात करें, चित्र भी दिखाएंगे दोस्तों आपको। नंबर 4 चौथे मृदभांड जो है वे मृदभांड हैं जो कि उत्तर हड़प्पा के अंतिम समय में आए। NBPW। ओके, इसका अर्थ है उत्तरी काली पोलिस वाले मृदभांड। लेकिन ये मृदभांड इस उत्तर वेद काल के अंतिम समय में आए, उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में आए, वैदिक काल के अंतिम समय में ये प्रयोग किए जाने लगे। ये सबसे विलासित थे, बड़े शानदार थे। वैसे बौद्ध काल की विशेषता है, बौद्ध काल या 16 महाजनपद काल की विशेषता ये है, फिर भी ये उत्तर वैदिक काल में कुछ प्राप्त होते हैं। चलिएगा, ओके, यहां तक क्लियर है। चलिए दोस्तों, तो 4 प्रकार के मृदभांड जिनकी मैंने विशेषता आपको बताई। अब आगे आ जाओ, धातु की बात हुई है, और क्या मिला है? धातु। यहां पर धातु की बात करेंगे, एक सीधा सा क्वेश्चन आता है, वैदिक कालीन लोगों ने या वैदिक लोगों ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया? फटाफट बताओ मुझे, वैदिक लोगों ने कौन सी धातु का प्रयोग किया? फटाफट बताओ लिख करके। वैदिक लोगों ने, क्वेश्चन ऐसे आया है एक बार, वैदिक लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? किस धातु का प्रयोग किया? धातु का प्रयोग किया। यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, ताम्र, बिकासे, सिलोहा, लोहा और डी सोना। या फटाफट बताएं मुझे। इसे कहते हैं ऊंट पहाड़ के नीचे आना। क्लियर? इसे क्या कहते हैं? ऊंट पहाड़ के नीचे आना कहते हैं इसको। खा गई गच्चा। इसीलिए तो बीच बीच में क्वेश्चंस जरूरी होते हैं। मेरे साथी जो अधिकांश हैं उन्होंने लोहा लिखा। हां, कुछ दोस्त हैं ऐसे जिन्होंने सही किया, लेकिन अभी मैं बोलूंगा नहीं, तो ध्यान दें, इसका उत्तर जो है वो ताम्री है। क्लियर? समझ में आया? नहीं आया? दोबारा सुनो। अरे भाई, कॉपर जो लिख रहे हैं, ताम्र जो लिख रहे हैं वो सही है, इससे भी पहले ये होती है तभी ये बनती है। सुन लो दोबारा, कांसा किससे बनता है? तांबे से, इसलिए तांबा पहले, लोहा बाद में। सोना तो बहुतायत से इस्तेमाल होता ही नहीं था, इस्तेमाल ही नहीं होता था। सुन लीजिएगा, सुनिए कैसे हो गया। यहां पर मैंने उत्तर वेद काल लिखा है क्या? अरे बावड़े बच्चों, वैदिक काल का अर्थ 2 होते हैं। वैदिक काल में क्या क्या आते हैं? वैदिक काल में पहले आता है ऋग्वेद काल। ऋग्वेद काल 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक। दूसरा आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल ये 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक, और इन दोनों को मिलाकर वैदिक काल कहते हैं। इसका मतलब पहले पूछ लिया, सर्वप्रथम का मतलब पहले ही तो होता है। सबसे पहले इन ऋग्वेदिक लोगों ने किसका इस्तेमाल किया था? ताम्र का किया था। सिंपल सी बात है, हैं? खा गए ना गच्चा। मैंने यहां पर उत्तर वैदिक काल कहां लिखा? नहीं लिखा। अब आपके एग्जामिनर को ये तो कहेंगे नहीं कि घोषणा करेंगे कि मैं उत्तर वैदिक काल से प्रश्न पूछ रहा हूं, नहीं।
सारी खिचड़ी पक करके आएगी आपके यहाँ पर। जब क्वेश्चन आएगा पॉलिटी की खिचड़ी, इकोनॉमिक्स की खिचड़ी, हिस्ट्री की खिचड़ी, सारी पक करके आएगी। उसमें अपनी कॉन्शियंस को तैयार रखना है, ठीक है ना? ओके। लेकिन हाँ, मैं उन विद्यार्थियों की दाद जरूर दूंगा जिन्होंने बिल्कुल सटीक किया था। थे 3 4 5 नाम ऐसे, हालांकि तेज गति से बढ़ते हुए मैं किसी को देख नहीं पाया, उत्तर पे निगाह थी, नाम नहीं पढ़ पाया, वरना मैं बड़े शान के साथ उनका नाम लेता। थे किसी ने कॉपर लिखा था और किसी ने ताम्र लिखा था, यह आपने भी देखा होगा। यस, अरे भाई बहुत बढ़िया है, इतनी प्रशंसा मत करो। हाँ, शिक्षक एक दीपक की तरह जलता है और तब दूसरों को रोशनी दे पाता है। बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हो, लेकिन इतने तारीफ भी ठीक नहीं। ओके, चलिएगा। ओके, तो समझ रहे? हाँ, पंचमेल खिचड़ी की तरह क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्तों। उसमें हमारी कॉन्सेंस जो है, मैं बार बार आपसे पूछ के गलती कराता रहूंगा। एक गलती आपको एक सबक जरूर देगी, एग्जाम में जरूर याद आएगा कि उस दिन गुरुजी ने बड़े फंसा करके हमसे गलत कराया था। और यही मैंने पॉलिटी में आपको पढ़ाते समय कराया था। हर जगह से एक नया क्वेश्चन ठोक करके मैंने बताया कि आप बताओ, आपसे गलती करवाई, कहता था कि हाँ तुम गलत करोगे, चलो बताओ। और फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि देखो ये पढ़ाया था, इसके बाद ये घुमा के पूछा और आपने ये गलती की सोचने में। तो पंचमेल खिचड़ी आती है आपके कैसे? उसमें हिस्ट्री भी आएगी, उसमें पॉलिटी भी आएगी, उसमें इकोनॉमिक्स भी आएगी, उसके अंदर अन्य सब्जेक्ट ज्योग्राफी भी आएंगे, अन्य सब्जेक्ट। तो पंचमेल खिचड़ी आएगी और आपको इस खिचड़ी को पहले सभी दानों को पहले सुलझाओ और फिर इनमें डालो और फिर तड़का लगाओ। ओके ओके, ठीक। चलो देखो, एक चीज मैं बताऊं, आपस में कोई भी विद्यार्थी जो मैं सभी को नहीं कह रहा, मतलब कि आप जो जुड़े हुए हैं इतनी बड़ी संख्या में, एक भी विद्यार्थी आपस में बातचीत करता पाया गया तो सीधा टेक्निकल टीम जो है पढ़ने वालों का स्वागत, टाइम पास करनी मेरे दोस्तों। हालांकि सभी पढ़ने वाले, इसका मुझे गर्व है। ओके, धातु की बात की तो मैं लिख दूं फर्स्ट धातु यहां पर आगे बराबर ताम्र, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसके बाद में लोहा, लोहा ये लो साहब, लोहा बात करनी पड़ेगी लोहे की। इस लोहे का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में है? यजुर्वेद में है। लेकिन स्पष्ट उल्लेख लोहे का स्पष्ट उल्लेख कहां है? तो ध्यान देंगे अथर्ववेद में। ये दोनों बातें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक। लोहा जिसे क्या कहा गया? लोहा जिसे कहा गया श्याम अयस ओब्लिक कृष्ण अयस, अयस कहा गया। इसका प्रथम उल्लेख यजुर्वेद में है, यजुर्वेद में है। लेकिन स्पष्ट विवरण इसका, स्पष्ट वर्णन इसका अथर्ववेद में है। साफ बात, सीधी बात, विदाउट डाउट, बिना शंका के, विदाउट डाउट, बिना शंका के, सीधी बात, स्पष्ट विवरण अथर्ववेद में और फर्स्ट उल्लेख यजुर्वेद में। क्लियर? नाम क्या है? श्याम अयस, कृष्ण अयस। काला रंग जिसका होता है श्याम कहते हैं। क्लियर? ओके। मिला कहां से लोहा? यहां क्वेश्चन उठा है, बहुत ज्यादा उठे। मिला कहां से ये लोहा? फर्स्ट धातु भले ही तांबा है, लेकिन लोहा आने के बाद एक क्रांति हुई है। तो लोहे भी दो प्रकार से बात करेंगे लोहे की। एक, जहां लोहा गलानी का धातु पिंड, लोहा धातु पिंड कहां से मिले? लोहा बनाने की भट्टियां, लोहा धातु पिंड या इनकी बनाने की भट्टियां भी मिली। तो ये भट्टियां कहां से मिली? सबसे पहले इनकी बात करते हैं, क्योंकि पहले वो लोग धन्य हैं जिन्होंने लोहे को बनाने का सबसे पहले कोशिश की। लो, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब कहीं भी मिल जाएगी, नाम आपको मैं बता दूं रे मेरे दोस्त। आपको यदि दिल्ली विश्वविद्यालय की हिंदी ग्रंथ
दिल्ली विश्वविद्यालय की हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें पढ़नी, फटाफट नाम लिख सकते हो इनके। प्राचीन भारत, हालांकि हिंदी ग्रंथ अकादमी नाम आएगा, दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदी ग्रंथ अकादमी नाम आएगा, पैसा बहुत कम लगेगा। प्राचीन भारत की किताब के आगे लिखा हुआ, इसके जो संपादक हैं वो झा श्रीमाली हैं, झा श्रीमाली। और मध्यकाल जो है, मध्यकाल के 2 पार्ट हैं दोस्तों, पार्ट फर्स्ट और मध्यकाल पार्ट सेकंड। इसका नाम है सल्तनत काल, और दूसरे का नाम है मुगल काल, ठीक है। और इन दोनों पार्ट के जो लेखक हैं वो हैं हरीश चंद्र वर्मा, दोनों ही पार्ट के लेखक। और अगला है आधुनिक भारत का इतिहास, इसके लेखक हैं राम लखन शुक्ला। ये हैं पुस्तकें जो आपको पढ़नी चाहिए यदि आपके टारगेट बहुत बड़े हैं तो। बाकी मैं जो पढ़ा रहा हूँ, यदि आपके वैकल्पिक विषय नहीं है तो मत खरीदना, क्योंकि मैं इनका वो सारा सारांश आपके तड़का डाल करके लाया हूँ। इनकी भी जरूरत नहीं है। इनके साथ साथ जो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट भी एक प्रमाण के तौर पर स्वीकार करती है, इसका सारे जो नोट्स हैं, जिनको सीरीज कहते हैं, इतिहास सीरीज, इनको भी आप पढ़ सकते हैं। ये भी आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको मिलेंगे। मैंने इनको पढ़ करके इनके सब काम किया हुआ है, आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। फिर भी पढ़ना चाहते हैं तो चलिएगा, पहले अपन इधर आ जाते हैं। लोह धातु पिंडों की प्राप्ति कहाँ हुई? वे लोग भी धन्य हैं जिन्होंने सबसे पहले लोहा बनाया होगा। कहाँ से मिले? तो पहला है दोस्तों सुनारी, सबसे प्राचीन साक्ष्य उत्तरी भारत का। दक्षिणी भारत में तो धारवाड़ क्षेत्र है, मैं वहां की बात नहीं कर रहा, मैं उत्तरी भारत में वैदिक काल तक सीमित हूं, उत्तर वैदिक काल तक। तो सुनारी कहां पड़ता है दोस्तों? ये सुनारी झुंझुनू में कांतली नदी के किनारे है। झुंझुनू में मैंने अभी बागोली का जिक्र किया था, उसके पास कांतली नदी के 2 धाराओं के मिलन स्थल पर है कांतली नदी। यहां भटियां मिली हैं, और साथ में मातृ देवी की मोहर भी मिली है। इसका मतलब ये वे लोग थे जो कभी पहले हड़प्पा के उत्तर काल वाले गणेश्वर के आसपास जो रहते थे, बाद में पहले तांबा भी निकालते थे, तांबा बनाया करते थे, बाद में गणेश्वर से विस्थापित होकर के लगभग 10-15 किलोमीटर दूर आकर के सुनारी में आकर के लोहा बनाने लगे। तो सुनारी। दूसरा स्थान है नोह है, ये नोह है, भरतपुर में है दोस्तों, भरतपुर में। तीसरा है नारनौल, ये हरियाणा में है दोस्तों, हरियाणा में महेंद्रगढ़ हरियाणा। वहां पर हमें एक कृष्णावती नदी के किनारे ऐसे साक्ष्य मिले। और चौथा था दोस्तों मंडी जो है वो हिमाचल प्रदेश में, यहां से लोह धातु बनाने की भटियां मिली है, ठीक है, ओके। इनमें उत्तरी भारत में सबसे प्राचीनतम सुनारी है। ये सुनारी जोधपुरा मत कर देना, जोधपुरा जो है वो जयपुर में पड़ता है, वो ताम्रकालीन है, वो ताम्र के लिए याद किया जाता है। ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता के लिए जोधपुरा याद किया जाता है, लेकिन सुनारी जो है वो झुंझुनू में वो लोह कालीन है। अंतर कर लेना, मैंने बता दिया, ओके। चलिएगा दोस्तों, दूसरा उल्लेख विकसित लोहा। ये तो भट्टियों की बात हुई थी, लोहा बनाने की बात हुई थी, लेकिन हम अगली बात करते हैं। तो उनमें स्थान कौन कौन से हैं दोस्तों? मैंने बताया था, एक भगवानपुरा हरियाणा से, दूसरा अंतरजी खेड़ा, तीसरा जखेड़ा, और इसके साथ साथ हस्तिनापुर दोस्तों, चौथा
हस्तिनापुर और पांचवा बटेसर। और ये जितने भी मैंने नाम लिखे इस ऊपर वाले को छोड़ दो, ये तो हरियाणा में है और बाकी सारे के सारे यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। चलिएगा, यस मेरे सारे जो दोस्त हैं उन सभी को मैं आपको पुनः बता दूं कि ये स्थान याद कर लेना। अंतरजी खेड़ा, जखेड़ा तो कई बार पूछा जा चुका है, जरूर याद रखें, ठीक है। अंतरजी खेड़ा, जखेड़ा, हस्तिनापुर और बटेसर, ठीक है। इनके साथ साथ यदि 2 स्थान और याद कर लो तो और बढ़िया रहेगा, जिससे कि कोई गलत होने की गुंजाइश ना रहे। गांधार आजकल का पाकिस्तान में, और साथ में कांधार नहीं है अफगानिस्तान वाला, ध्यान देंगे, कांधार नहीं बोला मैंने, गांधार बोला पाकिस्तान। और बलूचिस्तान से भी लोहा मिला है, बलूचिस्तान से उस काल का लोहा मिला, और ये दोनों नापाक पाक में। अंतरजी खेड़ा और जखेड़ा, यहां से सामान मिला है लोहे का बना हुआ। दोबारा सुनो, अंतर क्या है, यहां लोहा बनाने के धातु पिंड मिले और यहां लोहा बनाने का सामान मिला, सामान, समझ रहे हो। कहीं दातली मिली है, दराती, कहीं कुल्हाड़ी मिली है, कहीं पर बाणाग्र मिले, बाण के अग्र हिस्से, कहीं पर भाला मिला, तो समझ रहे हो, तो कुदाल भी मिला है, समझ रहे हैं। तो ये लोहा इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, यहां तक क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। चलो आगे, ओके। हाँ सा मैं कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपको पूरी डिटेल और डेप्थ के साथ, जिसमें गारंटी होगी एक भी पर्सन बाहर नहीं जाए। हालांकि एक चला जाए उसकी गारंटी नहीं होती, क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग में क्या आ जाए पता नहीं, लेकिन सिलेक्शन के लिए आवश्यक क्वेश्चन बाहर नहीं होंगे। एक क्वेश्चन हो सकता है बाहर चला जाए, उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन एक को छोड़कर बाकी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, इसकी मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं आज, मेरे शब्द तो अमिट रहेंगे, मैं कोई भी वो दावा नहीं करना चाहता जो 100% खरा ना उतरे, मैं नहीं करना चाहता। हाँ, 1% को छोड़ सकते हैं आप, हो सकता है चला जाए, हो सकता है, लेकिन गारंटी तो ये रहेगी कि 100% क्वेश्चन अपने एग्जाम में यहीं से आएंगे। ओके, चलिएगा। यस, बहुत बढ़िया मोहन जी, आपने तो क्या गजब लिखा है। मस्तिष्क का कोना कोना ज्ञान से रिक्त था हृदय का कतरा कतरा भाव से रहित। आप चला गया अब तक। था मन का कोटि कोटि गुरुवर, आपको मुझे ज्ञान भाव से युक्त कर सार्थक उत्पत्ति बनाया। चलिए, ओके, बिल्कुल निकिता जी, थैंक यू वेरी मच। आपने लिखा है कि जो पॉलिटी में पढ़ा था और वहीं से हमारी पहली शुरुआत बड़ी शानदार हुई थी, और वैसा आज तक हमें किसी ने ना पढ़ाया और ना हम पढ़ेंगे। ओके, चलिएगा दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि मेरी 99 वाली कोई क्लास शुरू हो पाएगी, क्योंकि समय की मेरी भी सीमा है। मैं आपको निःशुल्क सेवा दे रहा हूं, समझ रहे, तो समय की सीमा है, और मैनेजमेंट की भी अपने हिसाब से निर्धारण किया जाता है। तो जो कुछ तय होता है सारा मैनेजमेंट करता है, तो ऐसा संभव नहीं है। आप तो यहीं पढ़ लो ना, मेरे साथ साथ पढ़ लो। ओके, चलिएगा, बात करते हैं आगे। सबसे बड़ी बात, एक क्वेश्चन आता है लोहे पर, क्वेश्चन को सोल्व करो। लोहे का प्रथम प्रयोग का सबसे पहला प्रयोग, देखता हूं किसमें कितना दम। सबसे पहला प्रयोग किया गया। ओके, ए, तीर के नोक भालों बर्छियों के रूप में युद्धास्त्रों हेतु ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, विभिन्न तलवारें एवं
रथों को बनाने में। सी कुदाल, हंसिया, दर्राती, कुल्हाड़ी जैसे कृषि उपकरणों में। डी दैनिक घरेलू वस्तु बनाने में। फटाफट बताएं। सवाई सिंह जी, ये जो क्लास है, ये क्लास आरएस के लिए, आईएएस के लिए, रीट पटवारी और इनके साथ साथ जुड़े हुए यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, पंजाब पीसीएस, गुजरात पीसीएस के लिए और आरओ के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए और ऐसे ही जुड़े हुए सभी विषयों के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। चाहे वो टेट हो, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल हो या फिर वो अन्य कोई भी एग्जाम जहां पर इतिहास का जीके में उल्लेख है, ऑप्शनल में उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल के अंदर आपने सबने सी बताया है। और वाह क्या बात है दोस्तों, पुनीत कुमार ने तो ए बताया और बाकी सबने सी बताया है। शुभम महादेसाई है कि इन्होंने भी ए बताया, बाकी उत्तम, बाकी सबने सी बताया। वेरी गुड। लेकिन फंस चुके हो आप सारे के सारे दोस्त। उत्तर क्या आएगा? तीर के नोक, भालों और बर्छियों का इस्तेमाल 200 वर्ष तक किया गया था। खेती के काम में लोहे को बहुत बाद में लिया गया, पहले गर्दन काटने के काम लिया गया था, किसी की जान लेने के काम किया गया, किसी के प्राण छीनने के काम आया था। इसलिए उत्तर मात्र इसका ए है। मैं जानता हूं कि आप कहां गलती करोगे। मात्र पढ़ लेना सब कुछ नहीं होता, मनन करके उसको खपा लेना, उसको समझ लेना बहुत कुछ होता है। पढ़ा आपने बहुत बार होगा लेकिन गलती कर बैठे ना। यही कोशिश है मेरी कि आपकी, जो लोग समझते हैं कि हमने तैयारी कर ली, हमने किताबें पढ़ ली, हमने कोचिंग कर ली, उनको फिर से आईना दिखाने के लिए, और ऐसे एक अतीत का आईना नाम से सीरीज चलाई थी मैंने यूट्यूब पर, आप खोज करके पढ़ना, अपने आप का पता लग जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन के लिए चलाया था अतीत का आईना। लगभग 15 क्लासें पढ़ी है मेरी राष्ट्रीय आंदोलन में। अतीत का आईना बाई विजेंद्र सैनी सर के द्वारा, है ना, तो उसको देखना। तो आईना देखने के लिए, समझ में आई बात? तो मेरे दोस्तों, पहले लोहे का प्रयोग तीर के नोक, भालों, बर्छियों के रूप में युद्धास्त्रों के लिए किया गया, बाकी के मैं हटा रहा हूं। खेती के लिए बहुत बाद में किया गया। यही तो हम सोचते हैं कि इंसान बहुत सीधा होगा, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन इंसान कभी सीधा था ही नहीं, था ही नहीं। बातें करने से क्या होता है? तो यहां मैंने तीर का निशान लगा दिया और यहां पर लिखा सर्वप्रथम तीर के नोक युद्धास्त्रों हेतु प्रयोग किया गया। और आगे लिख दूं बाद में कृषि उपकरणों में इसका प्रयोग हुआ। ठीक है। हाँ दोस्तों, कुछ विद्यार्थियों ने सी जो था वो ए किया था, उनका ठीक था, बाकी मैंने सबको हटा दिया। हाँ, सिर काटने में प्रयोग किया था, मैंने बताया ना। ये जो मेरे दोस्त कोई लिख रहा है, राम अवतार क्या युद्ध के लिए प्रसिद्ध थे क्या? तो अभी युद्ध की बात बाद में करेंगे, उनके युद्ध की बात बाद में करेंगे। रामायण और महाभारत के हैं दोस्तों, बाद में करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे हमारे। अच्छा, राम अवतार जी कह रहे हैं कि वैदिक सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय थे क्या? जी थे,
ढंग से ही युद्ध के प्रिय थे, जितना हो सकता उतने प्रिय थे। हाँ, सब पढ़ाएंगे दोस्तों आपको। अतीत कायना सीरीज में हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट। ओके, चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे। रुकना हमारा काम नहीं, चलते रहना निरंतर, ये हमारी प्रेरणा है। बस आगे बढ़ते रहो, क्योंकि हो सकता है आज दुख के दिनों। मत भूलो कि आज रात है, लेकिन यह भी मत भूलो कि इस रात का अंत सवेरे के रूप में होगा। इसको, ये नियम है इस ब्रह्मांड का, कोई रोक नहीं सकता। दुख है किसी साथी के जीवन में, हो सकता है अधिकांश के जीवन में हो, कोई बात नहीं, दुख है तो है। ये दुख तो एक अनिवार्य हिस्सा है जीवन का। गौतम बुद्ध ने कहा कि 4 आर्य सत्य, पहला दुख है स्वीकार करो, दुख के साथ जिएंगे, लेकिन संघर्ष करना बंद नहीं करेंगे। थको मत, थमो मत, रुको मत, झुको मत, मत भूलो आज रात है, लेकिन कल सवेरा होगा, और वो मेरा होगा, सिर्फ मेरा होगा, मेरी मेहनत का होगा। ठीक है, चलते रहो, आगे बात करेंगे अपन उत्तर वैदिक आर्यों की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति, यहां भी मैं बहुत कुछ क्लियर करना चाहता हूं। बहुत सारे विद्यार्थी कुछ कंसेप्ट नहीं समझ पाते। भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं, भौगोलिक स्थिति में स्थिति की बात करते हैं, यहां पर भी बहुत सारे विद्यार्थी एकदम से कुछ अलग अर्थ में इसको समझ जाते हैं। मैं वहां पर आगे बढ़ूंगा। यस, तो दोस्तों देखिएगा, मैं मानचित्र से क्लियर करूं। ओके, चलेगा। तो ये भारत की बात करेंगे, ये अफगानिस्तान की बात करेंगे। ऋग्वेदिक आर्यों का जो स्थान है वो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहां तक था। ठीक, ये जो स्थान था ऋग्वेदिक आर्यों का था। जब भी मैं भौगोलिक स्थिति उत्तर वैदिक काल की बात करता हूं तो विद्यार्थी क्या है कि सीधी एक बात करते हैं, शतपथ तो ब्राह्मण, विदेत माधव जो थे राजा, उनका पुरोहित था राहुगण, आग लेली और गंडक नदी सदानेरा नदी तक पहुंच गए। और सारे विद्यार्थी कहते हैं साहब इसके बाद ये जो है ना, ये बिहार की सीमा तक पहुंच गए, विदेह तक, और ये प्रदेश उत्तर वैदिक आर्यों का प्रदेश था। गलती कर जाते हैं, गलती है ये, क्योंकि ये एक कथानक है, इसके आधार पे हम लोग वैज्ञानिक आधार पे इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। तो ये ऋग्वेदिक आर्यों की भौगोलिक स्थिति जो थी उसी में थोड़ा परिवर्तन हुआ। ऋग्वेद से अब मैं उत्तर वेद की तरफ बढ़ रहा हूं। उत्तर वेद या उत्तर वैदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार कहां तक था? भौगोलिक विस्तार कहां तक था? कहां तक था? यहां पर देखिएगा दोस्तों, इसका अर्थ मात्र उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब को आबाद करना ही नहीं है। पहले क्लियर कर लें। तो फिर क्या है? तो फिर मैं आपको इसमें बता दूं कि पूर्व आर्य क्षेत्र भी यथावत है। पूरे जो पूर्व आर्य जो क्षेत्र हैं वो यथावत है। जैसे मुझे नाम लेने पड़ेंगे। एक गांधार अभी भी आबाद है और उत्तर वेद काल का प्रमुख स्थान है गांधार प्रदेश, वर्तमान पाकिस्तान का। इसकी बात आप कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। दूसरा मध्य प्रदेश अर्थात जो पंजाब है, पंजाब वो क्षेत्र आबाद है, बल्कि अधिक आबाद हुआ है। तीसरा हरियाणा का जो क्षेत्र है वो और अधिक आबाद हुआ, विकसित हुआ, हरियाणा प्रदेश। जैसा कि मैंने बताया कि नारनौल से साक्ष्य मिलते हैं, भगवानपुरा से साक्ष्य मिलते हैं, तो पर्याप्त मात्रा में ये और अधिक बसावट आई।
इसके बाद में राजस्थान के अंदर ये लोग फैल गए राजस्थान में, और राजस्थान में पूर्वी राजस्थान में आपको बात करूं तो पूरा नहीं है राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में ये आर्य फैल गए। पूर्वी राजस्थान, यहाँ पर 2 स्थानों का उल्लेख सुस्पष्ट है जहाँ से खुदाइयों से स्पष्ट हुआ है। कम से कम 3 स्थानों की बात हम करेंगे जहाँ खुदाइयों से स्पष्ट हुआ। नंबर 1 सुनारी की बात हुई है, नंबर 2 नोह की बात हुई है, और नंबर 3 जो बैराठ है, बैराठ वहाँ की बात हुई है। ओके, तो हरियाणा में मैंने बताया आपको कि भगवानपुरा वगैरह जो है वहाँ से स्पष्ट उत्खनन से साक्ष्य मिले। इसके बाद आप बात करेंगे तब पहले पश्चिमी यूपी की बात करेंगे। पश्चिमी यूपी को उन्होंने आबाद किया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आबाद किया। इसको उच्च गंगा घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च गंगा घाटी। क्या कहते हैं? उच्च गंगा घाटी ये कहते हैं। फिर इसके बाद में जैसे उच्च गंगा घाटी में कौन कौन से क्षेत्र हैं साक्ष्य, तो कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, या फिर इसको हम कहते हैं कि हस्तिनापुर का क्षेत्र, हस्तिनापुर, यहां से साक्ष्य मिले हस्तिनापुर, ठीक है। कुरु प्रदेश जिसको अपन कहते हैं, कुरु प्रदेश, ठीक है। फिर मध्य गंगा घाटी यानी कि मध्य यूपी, इसको कहते हैं मध्य गंगा घाटी, मध्य गंगा घाटी, गंगा घाटी का क्षेत्र। और यहां से हमें पांचालों के, कौशलों के, कौशल राज्य, पांचाल राज्य और विदेह राज्य की बात का पता लगता है। इसमें मध्य और पूर्वी यूपी दोनों शामिल है। 6 नंबर पे मध्य एवं पूर्वी यूपी, इसी को कहते हैं मध्य गंगा घाटी, मध्य गंगा घाटी। इसमें हमें पांचाल द्रौपदी वाला, कौशल राम वाला और विदेह सीता वाला जो राज्य है उनके बारे में पता लगता है। तो एकमात्र कूद करके नहीं जाए कि एकदम से वो कूद के चले गए, नहीं, पहले से जो प्रचलित जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को इन्होंने आबाद रखा। जैसे हमें पता लगता है गांधारी, यदि महाभारत का चूंकि साक्ष्य लें तो गांधारी इस प्रदेश की निवासी थी और थी, तो ये आबाद था, पूरा सुव्यवस्थित आबाद था। माद्री मध्य प्रदेश की निवासिनी थी और पांचाली पांचाल प्रदेश की निवासिनी थी। और ये कुरुक्षेत्र था, कुरुक्षेत्र या फिर कुरु प्रदेश, कौरवों का प्रदेश कुरु प्रदेश, पांडवों का प्रदेश कुरु प्रदेश। उत्तरी गंगा घाटी, ये शब्द याद रखें, उत्तरी गंगा घाटी, मध्य गंगा घाटी, ठीक। हाँ, अभिषेक दुबे जी यहाँ पूरी हिस्ट्री फ्री में पढ़ाई जा रही है क्योंकि कक्षा ही निःशुल्क है ना। और मेरे बहुत सारे साथी जो हैं, शशिकांत स्टडी कह रहे हैं सर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूँ। बिल्कुल ठीक है, मैंने पूरा उत्तर प्रदेश का हिस्ट्री पढ़ाया आपको उत्कर्ष के द्वारा। पीसीएस प्री, ROARO एग्जाम, TGT, सुपर टेट जैसे जो एग्जाम और TET, उन सब में मेरे द्वारा पढ़ाया गया है और उत्कर्ष के द्वारा पढ़ा दिए गए। हाँ बिल्कुल, मैंने इतनी क्लासों में, ये ठीक कह रहे हो आप, सीताराम सिहाग साहब कह रहे हैं तो वो ठीक कह रहे हैं कि थोड़ा समय हुआ है लेकिन आपको ये पढ़ना तो सिखा दिया कि हमें पढ़ना कैसे है, पढ़ना किसे है, छोड़ना किसे है, ठीक है। ओके, तो ध्यान दें। ओके, यहां पर ध्यान क्या देना है कि इसका अर्थ ये नहीं है कि हम गांधार प्रदेश को भूल जाएं, हम सिर्फ यूपी को याद रखें, नहीं। गांधार प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान का भरतपुर का इलाका, अलवर का इलाका, जो अलवर भरतपुर का इलाका जहां पर मत्स्य जनपद है, जहां पर नोह जनपद है, नोह का क्षेत्र में खुदाई हुई है, ठीक है, मत्स्य जनपद का ही भाग था। साथ ही सुनारी जो कि मत्स्य जनपद का ही भाग था, ठीक है, झुंझुनू वाला, ठीक है। तो वो एक तरह से मिला। और इसके बाद में धीरे धीरे ये पहले उत्तरी गंगा घाटी में, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तरी यूपी में, फिर इसके बाद धीरे धीरे मध्य गंगा घाटी जो कि बिहार तक चलती है, मध्य गंगा घाटी, वहां तक इनका राज्य का विस्तार हम लोग देखते हैं, ठीक है। और रही बात उसकी, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, कौन सी, कि उसका नाम क्या है, सतपथ ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण, ब्राह्मण। और उसके अंदर उल्लेख मिलता है, क्या उल्लेख मिलता है कि एक सरस्वती नदी के किनारे रहता था, सरस्वती सूख गई, राजा का नाम माधव था। क्या नाम था? माधव।
इसने कहा कि सरस्वती सूख गई, मेरा राज्य और बड़ा होना चाहिए। इसका पुरोहित था गौतम राहुगण। कौन था? गौतम राहुगण। गौतम राहुगण को इसने कहा कि यज्ञ करते हैं। इन दोनों ने मिलकर के यज्ञ किया। जब यज्ञ किया तो यज्ञ के माध्यम से बहुत बढ़िया यज्ञ चला। ओम समर्पयामि यज्ञ चला, यज्ञ चला। सुन रहे राजा, इस यज्ञ की ज्वाला को घी से जलाता जा। इस यज्ञ की ज्वाला को, इस यज्ञ की अग्नि को बुझने मत देना। यहां से यज्ञ से तू इस अग्नि को लेकर के, इस ज्वाला को लेकर के निकल जा। अग्नि को बुझने मत देना, घृत से इसको जलाते जाना। जब भी बुझने की कगार पर आए, घी डाल देना और बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। जितनी दूर जाएगा तेरा राज्य हो जाएगा। गौतम राहुगण के साथ में माधव बढ़ता चला गया, राजा बढ़ता चला गया, राजा बढ़ता चला गया। और अंत में उसने सदानीरा नदी तक अपना राज्य बना लिया। लेकिन दोस्तों, गंडक नदी जिसको हम आजकल कहते हैं, का खतरनाक आई हुई थी बाढ़ उसमें। बिहार के पास की सीमा, बिहार के अंदर से होते हुए गुजरती गंडक नदी, क्या गजब की थी बाढ़ उसमें। खूब घी डाला इसने, लेकिन अग्नि की ज्वाला बुझ गई। इसलिए गंडक नदी तक इसका राज्य स्थापित हो गया। और यहां पर उसने विदेह छोर का राज्य बनाया। और इसी कारण इसका नाम विदेह माधव के नाम से जाना गया। क्या जाना गया? विदेह माधव के नाम से उसको जाना गया। किस में उल्लेख मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ क्या? गंडक नदी बिहार तक राज्य हो गया। इसका मतलब ये इन्होंने क्या किया कि जंगली क्षेत्र था, पहले तो लोहे की कुल्हाड़ी ली और धह काटा पेड़ों को काटा। कुछ पेड़ कटे सूखे, आग लगाई, शेष जलते चले गए। इस यज्ञ की ज्वाला का अर्थ है ज्वाला, अग्नि। और इस अग्नि का नाम था वैश्वानर अग्नि। अपन पूरी बात करेंगे। शतपथ ब्राह्मण में इस अग्नि का नाम क्या था? वैश्वानर अग्नि। अब साहब इस अग्नि को लेकर के निकले, बोलो बुझनी मत देना। अब बुझनी नहीं दी, इसका मतलब जंगल जलते चले गए, जंगल जलते चले गए, जंगल जलते चले गए। लेकिन गंडक नदी में आई हुई थी बाढ़, चारों तरफ पानी 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 पानी, तो वहां बुझ गई अग्नि। इसका मतलब जंगल जलने बंद हो गए। इसी के साथ क्या हुआ आप समझ सकते हो कि इसका जो साम्राज्य था उत्तर वेद काल का, सदानेरा गंडक नदी तक माना जाता है। लेकिन ये साहित्यिक साक्ष्य है, हमें बात इसकी करनी, पूछा यह जाता है जो मैंने उत्खनन साक्ष्य बताए आपको। तो अब मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूं, यस फटाफट ले लो एक एक करके। पहला, यस। दूसरा, यस। तीसरा, यस। चौथा, यस। पांचवा, यस। अब अपन जो है ये करो, एक और बच गए, ये और ले लो। चलिए अब अपन कुछ क्वेश्चन कर लें साथ साथ के। चलो साहब क्वेश्चन बताओ फटाफट। गंगा जमुना घाटी के उत्तर वैदिक कालीन लोगों की भौतिक संस्कृति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है IAS 1996 में, आपके जन्म के आसपास। ओके, बोलो। अरे उत्तर नहीं आया अभी तक। हाँ सेल्फी दे दी मैंने, दे दी। दीपिका ज्यादा कुछ नहीं होता, समझने के लिए जरूरी है। क्वेश्चन बाहर से आ गया तो क्या करेगी बता। यस फटाफट बताओ। यस वेरी गुड। चित्रित गंगा जमुना संस्कृति के उत्तरकालीन लोगों की भौतिक संस्कृति जानकारी प्राप्त की जा सकती है चित्रित दूसरे मर्दभांड से, काले लाल मर्दभांड से, गेरू वर्ण के मर्दभांड से, काले चमकीले मर्दभांड से। तो इसमें चूंकि विशेषता कौन सी है? अरे विशेषता कौन सी है? गंगा जमुनी घाटी के उत्तर वैदिक काल के लिए पूछ रहे हैं, उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल के लिए एक विशेषता है, भौतिक संस्कृति की जानकारी की विशेषता। उत्तर क्या होगा? मैंने क्या बताया था आप बताओ। एक ही क्वेश्चन में अटक गए, बताओ। पहला ही क्वेश्चन यहां से मैंने क्या बताया था, ये पढ़ लो।
उत्तर वेद काल की विशेषता यही है, चित्रित दूसर मर्दभांड। फटाफट बात करें, फटाफट बात करें। यस, तो उत्तर क्या आ जाएगा? चित्रित दूसर मर्दभांड। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन ले लो। तो चित्रित मर्दभांड किस काल के? ये लो, एमपी के अंदर पीसीएस में आ गया। किस काल के? उत्तर वैदिक काल के। अगला भी ले लो एक, जाति प्रथा। चलो ये तो फिर अपन जाति प्रथा की बात नहीं की है, इसलिए इस क्वेश्चन को अपन करेंगे अगली क्लास में। दोस्तों, बातों ही बातों में अपना जो समय है वो समाप्त हो चला है। आप यदि कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप जो है आराम से इसी समय पढ़ते पढ़ते भी पूछ सकते हैं। हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी, इसी तरह से हम लोग पढ़ते रहेंगे, नए विचार और चिंतन के साथ समझने का प्रयास करेंगे, और इसी तरह हम लोग पढ़ते रहेंगे। दोस्तों, आप सबने लगातार प्रोत्साहित किया, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। हम मिलेंगे कल इसी समय ठीक 8 बजे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी, कभी भी।